मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर आपके मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, पोस्ट आ रही हैं। हांसी बन गया है नया जिला। लोग दे रहे हैं एक दूसरे को बधाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी इस खुशी में थोड़ा खलल डाला जाए और आपको हकीकत से रूबरू करवा दिया जाए। कैसी हकीकत? ऐसी हकीकत जिसमें खुशी से ज़्यादा इस बात का दुख हो कि आपका ज़िला बन गया है हांसी। यानी कि अब जो है हांसी अब एक ज़िला नहीं बल्कि आपकी बर्बादी का सचिवालय बनने जा रहा है। अजीब लग रहा होगा आपको। सब लोगों ने सोचा होगा कि इससे विकास को नई दिशा मिलेगी। सरकार आपको बताएगी कि हमने आपके लिए इतना सारा काम कर दिया है, इतने दिनों से अटकी हुई मांग को भर दिया है, आपकी मांग को भर दिया है, मतलब पूरी कर दिया है। और इसी तरह से आने वाले समय में गोहाना के साथ होने वाला है, यही फिर असंध के साथ होने वाला है, गन्नौर के साथ होने वाला है और दूसरे भी तहसीलों के साथ ये होगा जो अभी हांसी के साथ हुआ है। ऐसा ही कभी गुड़गांव के आसपास के इलाके में रेवाड़ी के साथ भी हुआ होगा, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के साथ भी। और वहाँ पर जाकर आपको उनकी हालात ज़रूर देखने चाहिए कि जिला बनने के बाद कितने सालों में उनका जीवन कैसे बदला है। अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं हांसी के जिला बनने पर, तो आपको जाकर के ये पता करना चाहिए कि पहले जो जिले हैं उनके क्या हालात हैं। वहाँ जो पुराने दौर में लोग रहा करते थे, यानी कि जहाँ पुश्तैनी लोग, यानी हांसी में जो अब हांसी है वो हांसी, और जो अब नया बनने वाला है, यानी जो इसके चारों तरफ वो पूरे गांव को खाने वाला है, वो हांसी, उसमें कितना फ़र्क आया है। जैसे करनाल जब ज़िला शुरू से ही था और फिर पानीपत उसमें से ज़िला बना, तो पानीपत फिर किस तरह से एक्सटेंड हुआ, फिर उसमें से दूसरे ज़िले, जब कुरुक्षेत्र उसमें से ज़िला बना तो फिर कैसे एक्सटेंड हुआ, अंबाला में से जब यमुनानगर बना तो फिर उसका क्या हाल हुआ, जो वहाँ लोग पहले रहते थे उनका क्या हुआ, और उन्होंने अपने जीवन में जो भी कमाया, जितनी मेहनत की, वो अब कहाँ पर हैं। हो सकता है उनके पास 2 गाड़ियाँ हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके घर में 4 लोग हों, चारों को कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर कोई ऐसी हार्ट की बीमारी हो जो परमानेंट हो चुकी हो, जो कि जीवन भर दवाइयाँ खाते रहने पर उनको रहना पड़ेगा, मतलब खाते रहना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। उनके पुराने मकान भीड़ी गलियों में रहे होंगे, अब उन्होंने बाहर सेक्टर में मकान ले लिया है और अब उनके पास में एक बड़ा मकान ज़रूर है, लेकिन ईएमआई तब से लेकर आज तक कॉन्टिन्यूसली चली जा रही है। उनके 3 बच्चे हुए, तीनों ने मकान अलग अलग लिया और उनके जो है ईएमआई चल रही है, यानी उनका पूरा जीवन कर्जे में चल रहा है अगली पीढ़ियाँ तक। और ये हो सकता है क्योंकि ज़मीनों के रेट बढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी और आपको ऐसा ऐसा बताया जाएगा कि जिला मतलब विकास। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ जिला मतलब विनाश। तो मैं सिर्फ आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा, बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, और यदि मैं वहाँ गलत हूँ तो फिर आप उसको करेक्ट करिएगा कि इसका कोई दूसरा रास्ता भी निकल सकता था क्या, और अगर इसका रास्ता निकल सकता था तो वो रास्ता प्रशासन में बैठा व्यक्ति, विधानसभा में बैठा व्यक्ति करेगा या खुद सरकार करेगी। सरकार मतलब गांव, यानी मैं, यानी वोटर करेगा, या जो गांव का 18 साल से ऊपर का आदमी है वो करेगा, ग्राम सभा करेगी। इसको आपने देखना है, क्योंकि जिस चक्कर में आप फंसे हो, जिस जाल में आप फंस गए हो, वो जाल है विकास की झूठी परिभाषा का बुना हुआ। विकास की झूठी परिभाषा क्या है? आपको ये बताया गया है कि सड़कें जो हैं वो पैमाना होती हैं विकास का, ऐसा आपको बताया गया। आपको बताया कि आपके घर में गाड़ी है तो वे विकास का पैमाना है। अब बेशक कर्जे से ले लीजिए आप, आपके घर में झगड़ा बेशक रहे, अब प्रेम प्यार बिल्कुल भी ना हो, लेकिन मकान बड़ा होना चाहिए तो वो आपकी तरफ से विकास माना जाएगा। शुद्ध हवा बेशक ना मिलती हो, लेकिन सामने घर के पार्क होना चाहिए। चाहे शांति के लिए आपके पास वहाँ
कोई जगह ना हो, 24 घंटे आसपास कोई ना कोई मशीन हो, या किसी डंपिंग यार्ड की बदबू आती हो, या इथेनॉल प्लांट की आती हो, शुगर मिल की आती हो, या बेशक पावर प्लांट की गर्मी आती हो, या उसकी राख आती हो, या किसी और कंपनी या फैक्ट्री की वजह से चल रहे ट्रकों का धुआं धूल आता हो, ये बेशक आता हो, पर आपका मकान जो है बड़ा होना चाहिए। ऐसा आपको बताया गया है कि ये विकास का पैमाना है। फिर विकास का पैमाना है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, भले ही आप उन कपड़ों की फ्रीक्वेंसी कितनी ही लो हो और वो आपको बीमार रखते हो। फिर ऐसे इसी तरह से तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको बताई गई हैं। आपको कहा कि आप नौकरी पर होंगे तो उसे विकास माना जाएगा, भले ही आप नौकरी करने के लिए अपने गाँव की ज़मीन छोड़ करके शहर में रहते हो, किसी दूसरे स्टेट में रहते हो, या किसी देश में जा चुके हो किसी दूसरे देश में, वहाँ से अपने घर वालों के लिए कभी टाइम पर ना आ पाते हो। बेशक आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल आप अपने लिए ना करके केवल कंपनी के लिए करते हो, और आपकी तनख्वाह 1 लाख हो और खर्चा 90,000 हो, बचते वही 10,000 हो, जो अगर गांव में 10,000 की नौकरी करके भी बचा सकते थे, क्योंकि गांव में कोई खर्चा नहीं होता है। मतलब ये आपको इस तरह से बताया गया है। तो ये विकास की झूठी परिभाषाएं हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बदलेंगी। आप बताइएगा कि वो जो चीज़ें बदलेंगी वो आपकी बेहतरी के लिए बदलेंगी, आपकी बर्बादी के लिए बदलेंगी, और उससे आप हिसाब लगाइएगा कि अब हाँसी के लोगों का जीवन मुश्किल होने वाला है या अच्छा होने वाला है। और जो आज बच्चे 15 साल के हैं या 25 साल के हैं, आज से 10 साल बाद इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो वो बताएंगे कि उस वक्त आज 2025 में आप कैसे थे और उस टाइम पर आप कैसे हो जाएंगे, या आपका जिला बना है, आप 10 साल पहले या 15 साल पहले 25 साल पहले कोई जिला बना था, आपका जीवन कैसा था और अब कैसा जीवन है, वो जरूर बताइएगा। क्या आपके बच्चों के लिए भी खेलने का उतना ही स्थान बचा हुआ है? क्या आपके लिए, क्या अभी भी वहाँ इतनी ही शांति है, गाड़ियों की गड़गड़ाहट कम रहती है? क्या पहले मैंने करनाल के अंदर देखा है, मेरी बुआ जी करनाल में रहती थी, तो मैं वहाँ समाज को बिल्कुल गाँव के तरह भी देखता था, बाज़ार भी देखता था, और एक दूसरे से मेल जोल भी देखता था। और आज मैं उसी जगह पर देखता हूँ तो वो लोग तो सब जा चुके हैं, वहाँ नए माइग्रेटेड लोग आ चुके हैं और पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा मैं अब आपको बता सकता हूँ। और दूसरे तमाम तरह के एक्सपीरियंस जो मैंने गुड़गांव से लोगों से लिए हैं, दिल्ली से लिए हैं, अपने ज़िले से लिए हैं, और जो अभी तक के सामाजिक जीवन में मैंने लोगों से सीखा समझा जाना है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। आपको तय करना है कि आप इस बात को कैसे लेते हैं। झूठी परिभाषा आपको बता दी गई, आपको नहीं बताया गया कि चैन से जीना, शांति से जीना, समृद्धि से जीना, किसी चीज़ की कमी ना रहना, आपको ऑर्गेनिक खाना मिलना, मतलब और आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहना एक्चुअल विकास है। लेकिन वो आपको कुछ भी बताते रहेंगे। लेट अस सी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या लगता है आपको। कुछ पैमाने हैं जो आपको बताए गए हैं। जीडीपी का पैमाना जैसे कि बताया जाता है कि वो आपके विकास का पैमाना है, जबकि मैं अपने जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग्स में लगातार बता चुका हूं कि आपका विनाश ही देश का विकास है। आपके विनाश का पैमाना ही देश के विकास का पैमाना है। आप सर्च भी कर सकते हैं, निडर इंडिया, आपका विनाश ही देश का विकास है, देवेंद्र बल्हारा करके ऐसा एक अगर आप टाइटल लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पर निडर इंडिया पर हमारी वो पुरानी वीडियो मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलेगी तो अभी 19 से 21 हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं सहारनपुर में, वहाँ पर आकर के आप नए सिरे से भी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए, क्या क्या अभी तक के ज़िलों के बने हालात पर मैंने बात कर ही ली है। तो अभी तक के जो इससे समझिएगा, पेरेंटिंग से समझिए सरकारों की करतूत। ये करतूत कह लीजिए, कारनामा कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, पर मैंने ये पेरेंटिंग का जिक्र क्यों किया है आपके सामने, इसको समझिएगा। मैंने ये पेरेंटिंग का इसलिए जिक्र किया है कि माँ बाप भी अपने बच्चे को कभी फ्री में उसके लिए खर्चा नहीं करते हैं। ऐसी सोच हमारे देश के लोगों की मैंने देखी है, बहुत से लोगों की। हालांकि हालात बदल रहे हैं, परंतु जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए खर्चा करते हैं तो उसे हर कुछ दिन के बाद में या हर रोज़ भी कहीं कुछ समय के बाद में याद दिलाते रहते हैं कि तुझ पे इतना खर्चा किया है, तेरे लिए हम लोग शहर में शिफ्ट हुए हैं,
तेरे करियर के लिए हुए हैं, जो कुछ है तुम्हारा है, इसके बदले में तुमको सुबह इतने बजे उठना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, ये करके दिखाना पड़ेगा, ये परफॉर्मेंस हमको चाहिए। ये माँ बाप की बात बता रहा हूं, जिनका दायित्व है, जिनका कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना। वो माँ बाप भी अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुमको हमारे किए हुए खर्चे के बदले में ये करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन में बैठा व्यक्ति या विधानसभा लोकसभा में बैठा व्यक्ति आपके ऊपर इस चीज़ का एहसान नहीं जताएगा कि उन्होंने आपके ब्लॉक को, आपके इसको क्या कहते हैं, तहसील को जिला बना दिया गया है, और जिला बनाने के बदले में आपके कुछ दायित्व हैं वो पूरा करने के लिए आपसे नहीं कहेगा? मुझे नहीं लगता वो नहीं कहेगा, कहेगा, बट क्या कहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। अभी फिलहाल आप ये समझिएगा कि क्या क्या बदलेगा और कैसे कैसे बदलेगा, इस चीज़ को आप समझिएगा। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ ज़मीन के केस में क्या क्या बदलेगा। ये अगर आपको इसमें से कोई चीज़ भी कमी या ज़्यादा लगती है तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना, कमेंट में लिख सकते हैं। और ज़मीन में क्या बदलेगा वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कमेंट किस चीज़ को लेकर के आया है। सबसे पहले आपको लगता है आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपकी ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। वो क्यों नहीं लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ आप अभी रहते हैं वहाँ यदि आपकी ज़मीन अभी 1 एकड़ का रेट 40 लाख रुपया है, और कुछ समय के बाद में जब ये जिला घोषित हो गया है, अगले ही दिन हम मान लेते हैं कि इसकी ज़मीन का रेट 80 लाख रुपया हो गया होगा। पहली बात तो मैं एक कमाल की बात बताता हूँ कि लोग विधानसभा में, लोकसभा में क्यों जाते हैं, चुनाव क्यों लड़ते हैं, और उनका इतने करोड़ों रुपया खर्च करने का मन कैसे हो सकता है। क्योंकि यदि आपकी जान पहचान वहां लोकसभा विधानसभा में कहीं पर बैठे हुए लोगों में है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि लोकसभा में, विधानसभा में अगली कार्रवाई क्या हो रही है और वो नए विकास के पैमानों में क्या चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो जैसे मान लो कोई एमएलए है, वो विधानसभा में बैठता है तो विधानसभा में कार्यालय कामकाज चलता है, तो विधानसभा में मंत्रिमंडल की बैठक में तय हुआ होगा कि भैया ये जिला बनने वाला है, और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, रिटर्न काम चल रहा है, ड्राफ्टिंग तैयार हो रही है। उसी दौरान एमएलए के जानकार रिश्तेदार उनके, वो कहीं से भी पैसा उठा करके रोड के आसपास जो सड़क बनी हुई है, जो सिंगल रोड है, उस पर ढेर सारी जमीन खरीद लेंगे रोड के आसपास, चाहे वो 50 लाख का एकड़ मिले, चाहे 1 करोड़ का मिले, चाहे 2 करोड़ का मिले। क्योंकि जैसे ही वो जिला बनेगा उसके आसपास की जमीन के रेट आसमान को छूने लगेंगे, तो वो आदमी फटाफट वहीं पर अपनी कॉलोनी काट चुका होगा, और उससे पहले वो जो उसने इन्वेस्ट किए थे 100 करोड़, वो उसी टाइम 10,000 करोड़ का मालिक बन जाएगा। या जो खेती के लिए भी लिया था, अब अधिग्रहण में वो बहुत महंगा जाने वाला है, तो वहां पर चुटकियों में वो करोड़पति, अरबपति बन जाएगा, बल्कि हजारों करोड़ का मालिक बन जाएगा, कई 100 करोड़ का भी, डिपेंडिंग अपॉन कि उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है। ये इसीलिए वहाँ से कि कहाँ से नहर जाने वाली है, कहाँ से नई सड़क जाने वाली है, कहाँ नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कहाँ नए कुछ भी बनने वाला है, वो पहले से ही तय करके रिश्तेदार इनके वहाँ के मतलब ज़मीनें ले लेते हैं। ये बड़ा पुराना रहता है, हम लोग इनके बीच में रहे हैं, हमें इसलिए पता है कि किस किस तरह से घपले होते हैं, कैसे कैसे ठेकेदारी होती है। अभी राजस्थान में एमएलए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, वो अपनी एमएलए की निधि देने के नाम पर रिश्वत ले रहा है। किसी का 40% का रेट है, किसी का 50% है, किसी का 20% है। वो एक आप लगातार कंटिन्यूअसली देख ही रहे हैं, उसमें मुझे लगता है आपको कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जैसे ज़मीन के कीमत बढ़ेगी की बात हम कह रहे थे, मान लीजिए मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ हांसी में रहता हूँ, और मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ, ज़रा इसको थोड़ा समझिएगा। ये ABC मेरा, यहाँ पर मेरा घर है, और यहाँ पर मेरी खेत की ज़मीन है। इन दोनों के रेट इस वक्त मान लीजिए मैं 40 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मान लेता हूँ कि ये मेरा रेट है। तो अब मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है, यदि मैं आज इसे 40 लाख रुपए की जगह इसका रेट जिला बनने के बाद ये 80 लाख रुपया हो जाता है, और मैं इसे बेच देता हूँ, तो सबसे पहले मैं 80 लाख में बेचने के बाद उसी जगह पर 80 लाख में उतनी ही ज़मीन नहीं ले पाऊंगा, उसी 80 लाख में। तो अल्टीमेटली वो 80 लाख में वही ज़मीन भी मैं वापस नहीं ले पाऊंगा। मान लो मैंने रात को बयाना ले लिया है कि 80 लाख की ज़मीन हो गई है, 80 लाख का रेट हो गया,
आपने सोचा कि यार मैं 80 लाख में नहीं बेच रहा, मैं तो 1 करोड़ में बेचूंगा। आपने 1 करोड़ रुपए में ये ज़मीन बेच दी, 1 एकड़, और आपने बयाना दे दिया 20 लाख रुपया। अगले दिन सुबह उठे और आपने उसको कहा कि भाई मैं नहीं बेच रहा हूं, मेरे 20 लाख वापस दे दो। बोलेगा 40 लाख देने पड़ेंगे। अब 20 लाख का नुकसान खड़े खड़े हो गया। फिर बोला नहीं, अब मैं इस जमीन को वापस खरीदना चाहता हूं तो मुझे क्यों? बोलेगा मैं तो 1.5 करोड़ की दूंगा। वही जमीन रात को कुछ और रेट होगा और सुबह कुछ और रेट हो जाएगा। तो एक्चुअली वो जमीन का रेट नहीं बढ़ रहा है। पहले आप उस जमीन को खरीदने के लिए 40 लाख रुपए की मेहनत करनी पड़ती थी, और अभी एकाएक अगले ही दिन आपको उस जमीन को खरीदने के लिए 80 लाख की मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिसकी वो जमीन है उसके लिए तो रेट बढ़ा है। इसको समझिएगा, कितनी लॉजिकल बात है, इस पे बताइएगा। जिसकी वो जमीन है, जमीन एक आदमी की है, इस आदमी को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया के लिए रेट बढ़ा है। यानी बाकी पूरी दुनिया की मेहनत का जो रेट है वो घट गया है। इसकी जमीन का रेट बढ़ गया है और बाकी दुनिया की मेहनत का रेट घट गया है। यानी अब उसे वो जमीन लेने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके पूरी फैमिली को लगना पड़ेगा उसी जमीन को खरीदने के लिए। ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों सिलसिले वाइज अलग अलग जिले बनते हैं, क्यों सिलसिले वाइज अलग अलग जगह सड़क बनती है। और वहां असल बेनिफिट कुछ ही घरानों को होता है, वहां के जो लोकल लोग हैं उनको कभी बेनिफिट नहीं होता। जो अपनी मातृभूमि को मातृभूमि कहते हैं वो अगर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपके पास 4 एकड़ जमीन थी तो 4 एकड़ जमीन में उतना ही गेहूं पैदा होगा, उतनी ही धान पैदा होगी, उतनी ही कपास पैदा होगी, उतना ही मकान बन सकता है, उतनी ही काम हो सकता है जितना ये जिला बनने से पहले हो सकता था। रेट बढ़ेंगे केवल भूमाफिया के लिए, रेट बढ़ेंगे सीएलयू के, रेट बढ़ेंगे उसका उपयोग, मतलब वहां फैक्ट्रियां लगने वाली हैं, वहां आपके सेलर लगने वाले हैं, वहां पावर प्लांट लगने वाले हैं, या वहां पर कोई डंपिंग यार्ड बनने वाला है, यानी बदबू और गंदगी और पॉल्यूशन का कोई धंधा खुलने वाला है, केवल उसके लिए रेट बढ़े हैं। भूमि अधिग्रहण का रेट बढ़ जाएगा। अब चूंकि ये शहर में आ गया है, अब ये शहर के दायरे में आ गया है, तो अब गांव की पंचायत के पूछ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अब आपकी जमीन शहर में आ गई है, यानी गांव अब शहर बन गया है। ये कह करके भारत की व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि भारत केवल गांव में है, शहर में अंग्रेजियत बसती है, अंग्रेजों का राज है, इसीलिए गांव बसाए थे हमारे बड़े बुजुर्गों ने। लेकिन चलो आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम पुरानी भाषा बोलते हैं कि भारत गांवों का देश है। अरे नहीं, गांव ही भारत है, इसको समझना होगा। बट कि पता नहीं कैसे समझेंगे। चलिएगा, ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है इतना तो क्लैरिटी आपको हो गई होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कोई दूसरी भाषा में बात कर रहा हूँ। फिर साथ के साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यार ये तो बड़ा पंगा हो जाएगा अगर इस तरह की बातें हो गई तो चलो अगली बात करते हैं, शिक्षा में क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, शिक्षा में क्या क्या बदलेगा। स्कूल नए नहीं बनने वाले हैं, सरकारी तो खास तौर पे नहीं बनने वाले हैं, प्राइवेट ज़रूर बनेंगे, क्योंकि उससे जीडीपी का आंकड़ा बढ़ता है, विकास के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है। मैंने बताया ही था कि आपका विनाशी देश का विकास है। कॉलेज जो पहले छोटे थे अब वो बड़े हो जाएंगे और उसमें ठेके पर भर्तियां हो जाएंगी। कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गांव के लोगों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अब क्योंकि आप जिले के लोग हैं तो अब आपको कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि अब आपको कलेक्टर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। रोजगार में क्या क्या फर्क पड़ेगा, इसको जरा समझिएगा, ये बड़ा कमाल चीज़ें चलती हैं। रोजगार पे क्या पड़ेगा, दुकानें ज़्यादा खुलेंगी। तो चलो अभी फिलहाल में जो दुकानें हैं, जितनी भी दूसरे जिलों की दुकानें ले लेते हैं, वो क्या काम करती हैं? आपका लोकल गांव का बना हुआ बेचती हैं या फैक्ट्रियों का, कंपनियों का बना हुआ बेचती हैं? तो वो बेसिकली वो कंपनियों के दलाल हैं। वहाँ खाने का सामान भी कंपनी से आता है, पहनने का सामान भी कंपनी से आता है, कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला सामान भी कंपनी का आता है। यानी गांव के आदमी का, यानी भारत के आदमी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है उन दुकानों पे, केवल मल्टीनेशनल कंपनियों का यानी विदेशी कंपनियों का सामान बिकने का ही काम होता है। तो अगर और ज्यादा दुकानें खुलेंगी तो और ज्यादा कंपनियों का राज स्थापित होगा। इसको आप ऐसे समझिएगा, इसको आप इस तरह से समझ लीजिएगा। रेडी पटरी वाले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब चूंकि लोकल आदमी तो रेडी पटरी लगाता नहीं है, जैसे मैं अपने गांव में रेडी पटरी बहुत कम चांसेस हैं लगाऊंगा,
जब मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी मैं लगा पा रहा हूं, या फिर मैं बहुत मेहनती हूं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहेगा, तब भी मैं लगा सकता हूं। बट ये चांसेस बड़े कम रहते हैं, और ये गांव में कल्चर नहीं रहता है, ये शहर में ही रहता है रेहड़ी पटरी का। तो ज्यादातर रेहड़ी पटरी वाले लोग माइग्रेटेड लोग होते हैं। तो यदि आप माइग्रेशन, रोजगार के लिए मैंने आपको बताया, अपराध और माइग्रेशन ये शब्द भी मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं। अगर आप का आदमी, शहर में रहने वाला, कहीं भी रहने वाला, अगर माइग्रेटेड है, तो अपराधी और नशेड़ी होने के चांसेस, या नशा बेचने के चांसेस, या अपराध को सपोर्ट करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप पुलिस में भी काम करते हो, तो पुलिस में आप अपने ही गांव में अगर चौकी में आपकी ड्यूटी लग जाए, तो आप अपने गांव वालों को लाठी नहीं मार पाओगे। अगर आप अपराध, नशा बेचते हो, तो अपने गांव में नशा नहीं बेच पाओगे। यदि आप गलत काम करने की कोशिश करोगे, अपने गांव में नहीं कर पाओगे। इसीलिए सरकार में बैठे लोग ऐसी नीतियां बनाते हैं कि ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर अपने गांव से और अपने घर से दूर जाएं, ताकि नशे की प्रवृत्ति बढ़े, अपराध की प्रवृत्ति बढ़े। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा ही जब आपका जीवन में एकाकीपन आएगा, आप एंटरटेनमेंट के लिए ही सही, या ज्यादा पैसा कमाने के लिए भ्रष्ट तंत्र के जाल में फंस जाओगे, और आप भ्रष्टाचार या गलत काम करने लग जाओगे, तो उस वक्त आपके सामने अगर आपका गांव खड़ा होगा, तो आप अपराध की दुनिया में जाने से बच सकते हो। परंतु यदि आप माइग्रेटेड हो, दूसरे जिले में या दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में आए हुए हो या दूसरे देश में, तो आपके अपराधी होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। तो अपराध के लिए माइग्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है, नशे के लिए एक बहुत बड़ा कारण है। फिर जितनी चीजें होंगी किराए पर चला करेंगे, और टैक्स, टैक्सी नहीं है ये, टैक्स है। तो ई रिक्शा तो आगे लिखा है। तो टैक्स और टैक्सी दोनों की दोनों बढ़ने वाली हैं। मतलब जब अगर रोजगार के अवसर आएंगे, तो आपके ऊपर टैक्सेस भी ज़्यादा लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। शहर में मकान बनाने के लिए आपको CLU लेना पड़ेगा, वहाँ पर आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा। जिला बन गया है, तो अब आपको वहाँ पर सचिवालय बनेगा, फिर वहाँ पर आपके दूसरे दफ्तर खुलेंगे। तो वह मैंने आगे जिक्र किया हुआ है कौन से दफ्तर खुलेंगे कंट्रोल करने के लिए। तो अब आपके ऊपर कंट्रोल जो पावर है वो प्रशासन की ज़्यादा हो जाएगी, और इस ई रिक्शाज बहुत आ जाएंगी, रिक्शा चलने लग जाएंगी। तो मतलब आपको अल्टीमेटली असल काम से, धरती से हटा करके, खेती से हटा करके, अपने गांव से हटा करके और गंदगी के अंदर धकेल दिया जाएगा रोजगार के नाम पर। बाकी आप बता दीजिए, आप जो काम करते हो शहर में आकर के, आप उससे खुश हो, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आपको पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि EMI आपको देनी पड़ती है, इसीलिए आपको मजबूरी में करना पड़ता है, वरना आप आज छोड़ दो। क्योंकि आप उस जाल में फंस गए हो कि जीवन जीने का सलीका ये है और विकास का पैमाना ये है, आपके पास कम से कम इतनी बड़ी मोटरसाइकिल, इतना बड़ा कार, ऐसे कपड़े, ये मोबाइल, ये सब होना चाहिए। तो वो दिखाने के चक्कर में आपको EMIs पूरी करने के लिए काम अपनी मजबूरी से करना पड़ता है, ना कि अपनी मर्जी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्वास्थ्य के पास आकर के आ जाइएगा। स्वास्थ्य के लिए जैसे कि गांव में है, आप इलाज कर लेते हैं, पर वहाँ पर आपको प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल तो नहीं खुलने वाला है, क्योंकि पहले से जिले जो बने हुए हैं उनके सरकारी अस्पतालों की हालत देख लो। वहाँ टेस्ट के लिए आपके पास सुविधा नहीं मिलेगी, वहाँ अल्ट्रासाउंड आपको 3-3 महीने की वेटिंग में मिलेगा, ऑपरेशंस आपको 6-6 महीने की वेटिंग के मिलेंगे, इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर होता नहीं है, दवाइयाँ वहाँ के स्टोर में मिलती नहीं हैं, डॉक्टर्स पैसे लेकर के प्राइवेट अपने घरों में दुकानदारी चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने वाली हैं इसका जिला बनने के बाद भी। हाँ, अस्पताल खोलने के नाम पर, बड़ा अस्पताल बनाने के नाम पर जबरदस्ती आपकी जमीनों पर कब्जा, पंचायती जमीनों पर कब्जा, खाली जमीनों पर कब्जा करने का गेम प्लान जरूर है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जमीनों पर कब्जा करना पहले अधिकार है, पहले उस पर स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, बस स्टैंड बनाएंगे, नई चीजें बनेंगी, नए तमाम तरह के दफ्तर बनेंगे, और बाद में उनकी दुकानों को निकाल दी जाएंगी। फिर किसी प्राइवेट कंपनी को मेंटेनेंस के लिए अडानी अंबानी को सौंप दिया जाएगा, और मालिक अंबानी अडानी बन जाएगा। जब तक उस पर पैसा खर्च होगा, आपका पैसा खर्च होगा, और जब उस पैसे को जब कमाई देने लगेगी वो चीज, फिर वो प्राइवेट कंपनियों को सौंप दी जाएगी। ये मॉडल है, क्योंकि मालिक सोया हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग बढ़ेगी, नीलामी बढ़ेगी, गांवों में लोग खड़े हो जाते हैं। अब जिला बन गया है, जिले में अब कोई किसी की नहीं चिंता करता है, तो अब नीलामी आसान हो जाएगी, आपके घरों की बिक्रियां आसान हो जाएंगी। और अब
प्रॉपर्टी के रेट बढ़ चुके हैं, आप चुकता कर नहीं पा रहे हो, तो बैंकों के लिए अब आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा कीमती हो जाएगी और कीमती ज़मीन को वो किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप इस बारे में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। फिर आता है न्याय प्रणाली जो है वो बेहतर बनेगी कि खराब बनेगी। क्योंकि आपका जो एरिया है, हाँसी का एरिया, ये अभी मैं हाँसी के लिए बोल रहा हूँ, तो जो आपका जिला जो भी बनने वाला है आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। गांव के जंगल काट कर गांव में कुछ ना कुछ डाल करके विकास के नाम पर बर्बादी करके अब सबके गांव बर्बाद हो चुके हैं, सब अपने गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं अपने अपने कामों के लिए, और वो शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं और गांव पीछे से लावारिस पड़े हुए हैं। तो एनी हाउ, न्याय प्रणाली के नाम पर नई कोर्ट खुलेगी, कचहरी खुलेगी, वकील, पुलिस, एसपी, डीएसपी, चालान खूब कटेंगे, आरटीओ, वन विभाग, टैक्स नए नए, पर्यावरण विभाग से नए वो लेनी पड़ेंगी, एनओसी लेनी पड़ेंगी, फिर वन विभाग नया अलग से कब्जा करेगा, आरटीओ भी, टैक्सेशन प्रणाली भी फिर आपकी नई सारी बदलेगी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स बदलेंगे सचिवालय बन करके। ये फिर आपके ऊपर और ज़्यादा बोझ लदाएगा, बोलेगा ये सारे काम करने के लिए खर्चा होता है, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, जो आपके घरों के टैक्स के रेट है वो बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगा, पानी के रेट बढ़ जाएंगे, बिजली के रेट बढ़ जाएंगे, वो तमाम चीज़ें आपको, यानी न्याय फिर भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आज तक जितने कोर्ट खुले हुए हैं वहीं से आपको न्याय नहीं मिल रहा है। बिना जिला बनाए भी वहाँ पर कोर्ट खोले जा सकते हैं, परंतु नहीं, आपको न्याय तो मिलना ही नहीं है भैया, पूरे सिस्टम का ही हिस्सा नहीं है। राजनीति ले लीजिए, फिर आप, चूँकि आप आंदोलन में मुख्य तौर पर शामिल लोग हैं और अभी आईएमटी के लिए आपने आंदोलन कर दिया था, ज़मीन आप ऐसे सीधे सीधे देने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब आपको बहुत जल्दी हो सकता है नगूरा को भी बना दें वो जिला, क्योंकि कब्जा तो ज़मीनों पर उनको चाहिए आसपास के गाँव पे कुछ भी करके। वो ज़रूरी थोड़ी है आईएमटी के लिए उनको ज़मीन चाहिए, किसी नाम से मिल जाए, बाद में उद्योगपतियों को देना तो आसान हो जाएगा। तो ये सारे का सारा आपका राजनीति में खर्चा भी बढ़ जाएगा, मुख्यालय हर एक जिले का वहाँ हर एक पार्टी को बनाना पड़ेगा, पंचायती सिस्टम खत्म, खाप खत्म, और बाद में आंदोलन करना भी खत्म, क्योंकि अब आप पैसे के पीछे दौड़ने लग जाओगे, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ चुके हैं, माइग्रेटेड लोग आ चुके हैं, आपके बच्चों को रोजगार है नहीं, तो आप अब ऊपर से ईएमआई पूरी नहीं कर पाओगे। तो अब समाज के कामों से ध्यान हटाकर आपको बिजनेस पर लगाना पड़ेगा। तो जिस तरह से पुराने वाले जिलों में समाज के कामों में भागीदारी में गुड़गांव, करनाल जैसे जिले कहीं पर भी खड़े नहीं होते हैं, वैसे ही अब आपका हाँसी, हिसार, जींद भी नहीं खड़ा होगा। ऐसा हमें उम्मीद है कि अगले 5-7 साल में आपकी ज़मीनें आईएमटी के नाम पर जो ज़बरदस्ती ले रहे थे, फिर आप अपने आप से कहोगे कि भैया हमारी ज़मीन एक्वायर हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आपकी खेती पे क्या असर पड़ेगा, गाय, भैंस, जोहड़, कच्ची ज़मीन, कच्चे मकान, कच्चे गोहर मुझे आज दिखाई देते हैं जब हम उस एरिया में जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि आप ज़िले के मालिक हो गए हैं। तो अब आपके घरों से जंगल, गोबर, ये सब खत्म हो जाएगा, पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, भाईचारे से ज़्यादा आपको जीवन शैली पे काम करना पड़ेगा, और जीवन शैली में आपको ज़्यादा अच्छे कपड़े चाहिएंगे, वो गोबर में तो भाई नई बात बनेगी। तो आपके बच्चे नई बाइक, नई कार जब आपसे मांगेंगे तो ज़मीनें बेचना आपकी मजबूरी हो जाएगी, और अपने बच्चों को ज़मीनें बेचकर पढ़ाना आपकी मजबूरी हो जाएगी, और पढ़ाने के बाद 99.9% बच्चे फेलियर कैटेगरी में आएंगे, ये भी कन्फर्म हो चुका है। अभी तक की बातचीत से आपने ये सब कुछ तो बता दिया है। मेरे पास वो थोड़ा सा मैं लिख पाया, इतना ज़्यादा मैं नहीं लिख पाया था, क्योंकि मुझे लगता था मैं एक बार आइडिया दे देता हूं, और किन किन चीज़ों पर आपको लगता है जीवन शैली बदलेगी आपका जिला बनने के बाद, ये तो आप ही बता सकते हैं। मैंने एक प्रीव्यू देने की कोशिश की है कि जिला बनने के बाद आपका जीवन आसान होगा कि मुश्किल होगा, और जो पहले जिले बने हैं वो जो जिलों में पहले रहते थे उनके जीवन आसान हुए हैं या मुश्किल हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। पुराने वक्त में जिलों में रहने वाले लोगों के बच्चे आज के टाइम पे सबसे बड़े नशेड़ी हैं, चेक कर लो, सबसे बेरोजगार हैं। इवन जिनको पुराने टाइम पर गुड़गांव में पुश्तैनी जो लोग थे, यानी कि खानदानी जो लोग थे, जिनकी खानदानी ज़मीनें बिकी थी करोड़ों रुपए में उस टाइम पर, आज उनके जो अगली संतानें हैं वो किराया खाते हैं, और किराया खाने की वजह से वो पूरी तरह से नशेड़ी और नपुंसक हो चुके हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपको क्या लगता है, आपका जीवन कितना बदलने वाला है, कितना बेहतर होने वाला है, और आप इस चीज़ को किस तरह से समझते हैं
कि ये जिला बनना आपके फायदे के लिए है या आपके नुकसान के लिए है। यदि ये नुकसान के लिए है तो अब आप क्या कर सकते हैं, और यदि फायदे के लिए है तो फिर फायदा तो हो ही चुका है, फिर क्या दिक्कत है आपको इसके लिए। आप इस पे काम कर ही सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। बाकी समय बताएगा, मैं सही कि आप सही।